कौन बच्चा बच्चे में को एक ही बच्ची है, देखो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मन करेगा क्या? चलिए, वीडियो आ रही है आप लोग के पास? यस और नो? देखना। ओके, चलिए अपन लोग ने पढ़ लिया सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अंदर अपन ने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं, ग्रेडियंट, स्केलर और डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीनों अपन फाइंड आउट कर चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब जो करना है वो हमें करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम बना रही हूँ मैं। पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रही हूँ, इसके ऊपर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगी। ये आपकी 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। इसे मैंने एक्स एक्सिस मान ली, इसे मैंने वाई एक्सिस मान ली और इसे मैंने जेड एक्सिस मान ली। और अब आपको लेके चलना है इसके ऊपर एक सिलेंडर। सिलेंडर लेते हैं। ये आपका वो था, आप सिलेंडर ले रहे हैं इसके ऊपर। ये आपका सिलेंडर ले लिया। अब ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते जाइए अच्छे से, इसमें है क्या चीज। मैंने इसके 3 कोऑर्डिनेट बताए सिलेंडर के, रो, फाई, जेड। रो, फाई, जेड इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पर रो क्या है, फाई क्या है और जेड क्या है। रो सबसे पहले, जेड बताती हूँ सबसे पहले। जेड क्या है, ये जो ढक्कन है सिलेंडर के ऊपर का, ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट है जेड। ये आपको दिख रहा है। ये जो लिया है मैंने ऊपर वाला ढक्कन, ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट है, जिससे नाम दिया आपने जेड। और ये मैंने एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया C3। मतलब ये ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपका जेड है, जिसे नाम दे दिया आपने जेड बराबर C3। ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, जेड बराबर C3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट बता रही हूँ, फाई। फाई यहाँ पर है क्या, फाई एक तल है। फाई यहाँ पर क्या है, एक तल। वो तल ये रहा। ये जो तल बनाया है मैंने, वो आपका फाई तल है। इसको बोलते हैं फाई। और फाई क्या है यहाँ पर, कोण। ये कोण दोनों अक्ष के बीच में, ये फाई कोण है। और ये जो तल बना है ये वाला,
ये जो तल दिख रहा है इसे बोलते हैं फाई तल। ये है आपका फाई, और जिसको माना है कांस्टेंट के बराबर C2। ऊपर वाला जेड है, ये फाई है, और लास्ट आपका जो बचा है वो आपका है रो। और यहाँ पर रो क्या है, रो क्या, रो कौन सा तल है, रो का मान देखते हैं। ये बेलन जो लिया है गोल गोल, ये पूरा बेलन लिया हुआ है जो जेड अक्ष पर सममित है। ये देखिए, हाँ अब देखिए, ये आपकी जेड अक्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है, और ये आपकी वाई अक्ष है। हमने क्या करा, एक बेलन की कल्पना करी। कहाँ कल्पना करी है, जो जेड अक्ष खड़ी हुई है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ही तो बेलन की कल्पना करी है। तो मैंने जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट रो माना है, वो रो है क्या, ये जो कल्पना करी है आपने बेलन की, इसको माना रो। जो बेलन की कल्पना है वो से माना है पहला कोऑर्डिनेट रो की। रो का तो बेलन लिया है, फाई का ये तल लिया है, और जेड जो ऊपर इसके सबसे ऊपर जो बंद है सिलेंडर, वो जो सर्कल है उसे लिया है आपने जेड। तो इसका मतलब रो क्या है यहाँ पर, ये, और रो कितना है C1। पहला रो बराबर C1 कांस्टेंट के बराबर है, रूट फाई C2 कांस्टेंट जो एक तल है, और जेड C3 के बराबर है। और इन तीनों के जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, रो, फाई और जेड। ये तीन अपन ने सरफेसेस लिए हैं, रो बराबर C1, फाई बराबर C2 और जेड बराबर C3। और तीनों के जो एंगल्स हैं वो, एक पर तो फाई है, यहाँ ये यहाँ से फाई एंगल पर है। अब देखिए, अगर रो बराबर 0 हो जाए, जो आपने रो क्या लिया है, सिलेंडर जो इसके चारों ओर है, ये सिलेंडर लिया हुआ है, अगर रो की वैल्यू 0 हो जाए तो ये सिलेंडर पूरा खत्म। दोबारा देखिए, ये जेड अक्ष है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के आपने चारों राउंड सिलेंडर लिया हुआ है। अगर सिलेंडर 0 हो जाए, मतलब रो बराबर 0 हो जाए, अगर 0 हो जाता है सिलेंडर खत्म। सिलेंडर किस में मिक्स हो जाएगा, केवल जेड एक्सिस में। रो बराबर 0 होने पर जो सिलेंडर है वो एक एक्सिस बन जाती है, जिसे बोलते हैं जेड एक्सिस। समझ में आया, रो हमने क्या लिया है, सिलेंडर। अगर रो वैल्यू 0 हो गई तो जो सिलेंडर का शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एक्सिस के अंदर। और वो एक्सिस कितनी एक्सिस है, जेड, जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब रो बराबर 0 होने पर जो ये सिलेंडर है वो केवल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेड एक्सिस में। दूसरा दूसरा लिया है आपने फाई बराबर C2। फाई बराबर C2 क्या है, ये फाई है, ये तल। अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, ये तल लिया है फाई, अगर फाई की वैल्यू 0 हो गई, अभी तो कोण है, फाई की वैल्यू 0 होते ही ये तल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड में। तो मतलब फाई बराबर C2 0 होने पर जो आपका तल है वो भी क्या बन जाता है, एक अक्ष, जिसे बोलते हो जेड एक्सिस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको माना O, इसको माना P, इसको माना P डैश, इसको माना C। अब मुझे क्या करना है, पहले ये तीनों जो निर्देशांक लिए हैं, रो, फाई और जेड, ये तीनों देखिए कहां पर कट रहे हैं, तीनों के तीनों कहां कट के आ रहे हैं, देखते हैं। रो बराबर C1 तो ये पूरा हो गया सिलेंडर। फाई के लिए तल हो गया P, P डैश, C, O, ये फाई के लिए एक तल हो गया। और तीसरा जेड बराबर C3, वो ये हो गया ऊपर का ढक्कन। तीनों देखिए कौन से पॉइंट पे कट रहे हैं, ये पूरा सिलेंडर, ये P डैश इसके अंदर आ रहा है। दूसरा जेड बराबर C3, ये किस पे टच हो रहा है, P डैश पे टच हो रहा है। और ये तल P, P डैश, C, O, ये भी कहाँ तल हो टच हो रहा है, P डैश पर। तो इसका मतलब P डैश ऐसा बिंदु है जिस पर रो, फाई और जेड तीनों तल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। P डैश एक ऐसा पॉइंट है जिस पर तीनों कोऑर्डिनेट रो, फाई एंड जेड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा तीनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, तो आप बोल दीजिए P डैश ऐसा पॉइंट है जिस पर तीनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो P पॉइंट के, P डैश पॉइंट के, जो P पॉइंट के, ये P डैश लिया है, P डैश पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, तीनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए रो,
पाई और जेड। पी डैश ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो पी डैश पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आ गए आपके रो, फाई और जेड। अब मैं इनकी डायरेक्शंस लेती हूँ। सबसे पहले रो के लिए डायरेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेंजेंट, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये कर दिया ड्रॉ, ये आ गई डायरेक्शन, ई रो डैश। दूसरा फाई, फाई आपने क्या लिया है, ये प्लेन, प्लेन पर डालिए आप दो, ये आ गई ई फाई डैश डायरेक्शन। तीसरे आपने लिया है जेड डैश, जेड क्या है, ये ऊपर ही है, तो इस पर डायरेक्शन तो यही रहेगी, तो यहाँ पर ही क्या रह जाएगी, ई जेड डैश। तो इसका मतलब तीनों इंटरसेक्ट पी डैश पॉइंट पर कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन कितनी है, ई रो डैश, ई फाई डैश और ई जेड डैश। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। रो बराबर C1, रो बराबर C1 है और C1 की वैल्यू जहां पर 0 से ज्यादा है, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकती, अगर 0 हो जाएगा तो वो सिलेंडर ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट आप C1 लेके चले हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहेगी। अगर 0 से ज्यादा है तो वो सिलेंडर आपको दिखाई देगा। ये प्लेन है, जेड एक्सिस है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर कब दिखाई देगा, जब रो बराबर C1 0 नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन एक बार और बताती हूँ, आइए। सबसे पहले हमें निकालनी है रो की डायरेक्शन। रो, ये सिलेंडर पूरा है, ये पूरा सिलेंडर है, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालिए। आपको डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। आइए इस पॉइंट पर टेंजेंट डालते हैं, ये डाल दिया मैंने टेंजेंट। तो ये पहली, ये एक टेंजेंट डाला, ये प्लेन का दूसरा टेंजेंट डाला। टेंजेंट डालने हैं आपको डायरेक्शन के लिए, पहला डाला मैंने ई रो डैश के लिए, इसके लिए ई फाई डैश, और तीसरा और आएगा कहीं पर, वो पीछे की साइड आएगा, इसलिए मैंने जेड का बनाया नहीं है। जेड की जो डायरेक्शन होगी वो पीछे की साइड होगी, इस पॉइंट के अंदर, ब्लैक बोर्ड के अंदर की साइड, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं करा है। वो डायरेक्शन जो आएगी वो ई जेड डैश आएगी। ये ई रो डैश आ गई टेंजेंट ड्रॉ करने पर, ये ई फाई डैश आ गई टेंजेंट ड्रॉ करने पर, और तीसरी ई जेड डैश है वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, वो अंदर की साइड आएगी। इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर शो नहीं किया है, क्योंकि ये 2D है और डायरेक्शन जा रही है 3D में, इसलिए मैंने यहाँ पर शो नहीं की हुई है। ओके, अब जो बनाना है वो कंडीशन पहली कर रहे हैं अपन, रो बराबर C1। रो बराबर C1 है तो मतलब आप जो बात कर रहे हो सिलेंडर की बात कर रहे हो, ये रहा पूरा सिलेंडर। और C1 की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये सिलेंडर दिखना ही बंद हो जाएगा, वो पूरा इसमें जेड एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, रो बराबर C1 आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, जिसको कभी हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करते ही सिलेंड्रिकल सरफेस गायब हो जाएगी। तो इसलिए रो बराबर क्या है, C1 पर हमें क्या मिलता है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस मिलती है जो कि जेड एक्सिस पर बनी हुई है। सिलेंड्रिकल सरफेस, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये रही, जेड एक्सिस के चारों तरफ ही तो सिलेंडर है। अगर C1 बराबर 0 हो जाएगा तो जेड एक्सिस बन जाएगी, अगर C1 बराबर 0 नहीं है तो वो क्या रहेगा, केवल एक सिलेंडर रहेगा। इसका मतलब इट इज ए रो बराबर C1, इट इज ए क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस it is a cylindrical surface with cylindrical surface है कौन सी एक्सिस पर, with z एक्सिस। ये z एक्सिस के अलावा आपने एक cylindrical सरफेस ली है एंड एट C1 इक्वल टू 0, अगर C1 की वैल्यू 0 कर दी जाए तो सिलेंड्रिकल सरफेस आपकी खत्म होके क्या बन जाएगी, एक जेड एक्सिस बन जाएगी। एंड एट C1 इक्वल्स टू 0 इट बिकम्स, इट बिकम्स क्या बन जाएगी, ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसे बोलेंगे अपन जेड एक्सिस। समझ में आया नहीं आया ये वाली पहली कंडीशन, रो बराबर C1। रो बराबर C1 क्या है आपका, ये जेड एक्सिस का
चारों तरफ सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, रो बराबर C1। अगर C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा और वो कन्वर्ट किस में होगा, केवल दिखाई क्या देगी, केवल जेड एक्सिस। रो बराबर C1 ये रहा। जैसे जैसे 0 होता जाएगा, जैसे जैसे 0 के पास आता जाएगा, इसकी जो ब्रॉड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कहाँ पर आके मिल जाएगा, केवल एक जेड एक्सिस में मिल जाएगा। और जब पूरा 0 हो जाएगा तो वो एक केवल आपको जेड एक्सिस दिखाई देगी। वो पूरा सिलेंडर किसके अंदर आ गया, सिलेंडर का रेडियस कम होते 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 कम होते एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसका मतलब रो बराबर C1 इट इज ए सिलेंड्रिकल सरफेस विद जेड एक्सिस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है जेड एक्सिस के साथ, एंड एट C1 इक्वल टू 0, अगर आप C1 की वैल्यू 0 कर देते हैं, इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करिए। इतना आया कि नहीं आया जो मैंने अभी समझाया है, आ गया? वो बता दी, वो मैंने पहले पढ़ लिया था, दूसरा आ गया ना। चलिए अब सेकंड, फाई बराबर C2, दूसरा पे सरफेस लिया है। ये तो रो बराबर C1 की बात हो गई। अब लिया है अपन ने फाई बराबर C2। ये C2 है, फाई ये एक प्लेनर सरफेस है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई। इसकी वैल्यू कैसे चलेगी, फाई की वैल्यू 0 करो, 0 करते ही ये खत्म हो जाएगा प्लेन सरफेस, ये पूरा जेड एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा फाई का वैल्यू खत्म होते ही। और या फाई वैल्यू 360 हो जाए, 360 पूरा सर्कल बन जाएगा, सर्कल बनते ही फिर ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब फाई बराबर C2, कहां से कहां तक चलेगी C2 की वैल्यू, 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 2 पाई से कम होनी चाहिए, क्योंकि 0 होते ही ये एंड और 2 पाई होते ही पूरा सर्कल बना दिया, पूरा सर्कल बनते ही फिर दोबारा एक एंड हो गई। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 2 पाई से कम। 0 और 2 पाई पर इसकी जो सरफेस होती है वो एंड हो जाता है, प्लेन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं हम फाई की वैल्यू कहां से चलती है, 0 से 2 पाई तक चलेगी। 0 से 2 पाई चलते ही इस पर पाई बराबर C2, ये क्या है, प्लेनर सरफेस, इट इज ए प्लेनर सरफेस, ये एक प्लेनर सरफेस है मेड एन एंगल, कितना एंगल बना रही है ये, OPP', ये एक प्लेनर सरफेस है जो एंगल कितना बना रही है, फाई एंगल बना रही है। कौन सी एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। मेड एन एंगल, ये फाई एंगल बन रहा है देखिए, और किसके साथ बन रहा है ये, एक्स एक्सिस, यहाँ पर टच हो रही है ये प्लेनर सरफेस ये रहा, और टच किसके साथ हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ, जेड के साथ टच नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मेड एन एंगल विद एक्स एक्सिस। फाई बराबर C2, इट इज एन प्लेनर सरफेस मेड एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, फाई एंगल बना रही है। ओके चलिए आगे, तीसरा बच्चा जेड बराबर C3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो टाइम हो गया, बाकी कल करेंगे। तीसरी रह गई है जेड बराबर C3, वो कल स्टार्ट कर पाऊंगी।